हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एक लाइफ स्टूडेंट के लिए जो होते हैं वो लीगल मैगजीम्स होते हैं, उनका अध्ययन करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण लीगल मैगजीम्स जो लगभग हर परीक्षा में आते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव ला एग्ज़ाम्स हो, सभी में आते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे शरीर में हृदय का स्थान है, उसी प्रकार एक लाइफ स्टूडेंट के लिए लीगल मैगजीम्स इम्पॉर्टेंट होते हैं और हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम नहीं भी देना है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको प्रैक्टिस करना है, तब भी आपको लीगल मैगजीम्स आने ही चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही आज कुछ महत्वपूर्ण लीगल मैगजीम्स को बहुत ही सरल शब्दों में हम समझने वाले हैं और उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। दोस्तों, एक लीगल मैगजीम्स आता है पेक्टा सुंट सर्वंडा। पेक्टा सुंट सर्वंडा क्या है? पेक्टा वर्ड से ही लगता है पैक्ट, यानी संविदा। संविदा का पालन होना चाहिए। इसका जो मीनिंग होता है, संविदा का पालन होना चाहिए, यानी इसकी शर्तों को पूरा करना चाहिए। यानी मैंने आपसे कोई संविदा की तो इसकी शर्तों को पूरा करना चाहिए दोनों पक्षों को। उसके बाद में आता है डी फैक्टो। डी फैक्टो का जो इंग्लिश में मीनिंग होता है इनफैक्ट होता है, वास्तव में, यानी कोई तथ्य है ये तो सही है। सही गलत अलग चीज़ है, लेकिन ये फैक्ट है, वास्तव में ये चीज़ है। सही या गलत है उस पर यहाँ नहीं जाना है। डी फैक्टो का मतलब होता है वास्तव में। डी ज्यूरे। डी ज्यूरे में हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ कानूनी तौर पर सही है या नहीं सही है, ये आता है डी ज्यूरे। डी फैक्टो वास्तव में इनफैक्ट होता है। डी ज्यूरे में कोई चीज़ कानूनी तौर पर सही है। स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ये होता है डी ज्यूरे। उसके बाद में आता है सुओ मोटो। सुओ मोटो का बहुत सिंपल है, सभी को पता होगा, स्वप्रेरणा से, ऑन इट्स ऑन मोशन, यानी अपनी प्रेरणा से कोई चीज़ करना। आपने अक्सर देखा होगा उच्च न्यायालय अंडर आर्टिकल 226 मूल अधिकारों के हनन में सुओ मोटो ले लेती है किसी चीज़ को, सत्ता संज्ञान जिसे कहते हैं, लेकर उसमें कोई निर्णय देती है, ऐसा करती है। इसी तरह आर्टिकल 32 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट को पावर है सुओ मोटो लेने की। उसके बाद में हम आ जाते हैं एमिकस क्यूरी। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसकी जो मीनिंग है, अ पर्सन नॉट डायरेक्टली इंगेज्ड इन अ केस हु एडवाइस द कोर्ट, यानी इसमें जो पक्षकार होते हैं उनकी तरफ से एडवोकेट नहीं चुना जाता। इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। मेनली जब कोर्ट किसी व्यक्ति को किसी केस के लिए चुन देती है, बहुत से केस ऐसे बहुत पुराने होते हैं जिसमें कोई एडवोकेट नहीं होता है, वहाँ पे कोर्ट एमिकस क्यूरी का चुनाव करती है, यानी जो पक्षकारों द्वारा, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, पक्षकारों द्वारा चुने गए नहीं होते हैं और कोर्ट को सुझाव देते हैं किसी मामले में, वो एमिकस क्यूरी कहलाते हैं। मेंस रिया। दोस्तों, आपराधिक विध में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द अगर कोई आता है तो मेंस रिया आता है। मेंस रिया का मतलब होता है दुराशय, यानी आपराधिक आशय। कोई भी चीज़ अपराध है या नहीं है, ये आपके मेंस रिया पे डिपेंड करती है। आपने किसी आपराधिक आशय से कार्य किया है या नहीं। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आपका आशय क्या है, ये आपराधिक विध में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों हम आते हैं जस्ट कोजेंस को देखते हैं, ये मैगजीम्स क्या कहती है। जस्ट कोजेंस क्या होता है? जस्ट कोजेंस होता है द प्रिंसिपल विच फॉर्म्स द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट कैन नॉट बी सेट असाइड। दोस्तों, जस्ट कोजेंस होता है कुछ ऐसे नियम होते हैं जो सभी देशों में माने जाते हैं, वो जस्ट कोजेंस कहलाते हैं। ये मौलिक नियम होते हैं, सभी देश इन्हें मानते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे सभी देश इसको मानते हैं, जस्ट कोजेंस कहलाता है। इसके बाद में हम आ जाते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। ये क्या होता है दोस्तों? इसे भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक्स पोस्ट फैक्टो होता है रिट्रोस्पेक्टिव एक्शन, इसका होता है, यानी बैक की चीज़ों के लिए भी होता है। कोई भी विध ऐसा बनाया जाए जो पूर्व में किए गए कार्यों को प्रभावित करे, वो एक्स पोस्ट फैक्टो कहलाता है। यानी जो पास्ट के फैक्ट्स हैं उनको भी प्रभावित करने वाली अगर कोई लॉ बनाई जाती है तो एक्स पोस्ट फैक्टो कहलाती है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कल आपने कोई अपराध किया था,
आज कोई ऐसा नियम बनाया जाए जिससे कल की जो सज़ा है उस पर प्रभाव पड़े, तो ये बनाया जाता है। जनरली क्रिमिनल लॉ में ये नहीं होता है, सिविल लॉ में ये अप्लाई किया जाता है कि आज जो नियम बनाया जाए वो पूर्व के इफेक्ट को भी प्रभावित करे। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण युक्ति आती है, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया या इंज्रिया। अब ये क्या है, इसे भी हम समझेंगे दोस्तों। इसको हम शब्द वाइज समझें। वॉलंटी यानी स्वप्रेरणा से, अपनी मर्जी से किसी खतरे को जानते हुए कोई किसी कार्य में शामिल होना, तो अगर उससे कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान का लाभ हमें नहीं मिल सकता है। एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाना चाहते हैं, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बहुत दिन बाद आज वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा और हमारा सपोर्ट भी करिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। आप क्रिकेट हो रहा है, आप मैच देखने जाते हैं, टिकट लेते हैं, आपको पता होता है कि वहाँ पे अगर बॉल लग जाएगी स्टेडियम में तो हमको चोट लग सकती है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप टिकट लेकर देखने जाते हैं और वहाँ पे बॉल आपको लग जाती है, आपको चोट लग जाती है, तो उसके लिए जो बैट्समैन होगा वो दायी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी सहमति व्यक्त की है। उस खतरे के प्रति आप जानते हुए भी आपने अपनी सहमति दी है, तो जो खतरा होगा उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट युक्त आती है रेस जुडिकाटा, जिसे प्रांग न्याय का सिद्धांत या पूर्व न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं। ये मामले को बहुत अधिक बढ़ाने से रोकने के लिए ये मैगजिम्स यूज की जाती है। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई मामला तथ्यों पे, मेरिट पे डिसाइड कर दिया गया है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, उच्च कोर्ट के द्वारा, तो उसे दोबारा नहीं किया जाना चाहिए। मामले को रोकता है। मान लीजिए एक केस कोई आज आपने किया, वो डिसाइड हो गया, फिर आप कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, बार बार उसी केस को कर रहे हैं, तो इस केस के दोहराव को रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई है। दोस्तों अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस में। रेस सब जुडाइस होता है जब कोई केस किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में जिसे अधिकार है उसे सुनने का, जिसका क्षेत्राधिकार है, वहाँ पे पेंडिंग होता है, तो उसी मैटर से रिलेटेड कोई केस हम दूसरी किसी कोर्ट में जो उससे छोटी हो, उसके समकक्ष हो, नहीं कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का उद्देश्य एक है, केस की बहुलता को रोकने के लिए, लेकिन एक जो डिसाइड हो चुका है उसके लिए होता है रेस जुडिकाटा वाला, जो डिसाइड हो चुके हैं केस उसे दोबारा नहीं कर सकते, और रेस सब जुडाइस यानी जो किसी कोर्ट में पेंडिंग है उन्हें हम किसी दूसरी कोर्ट में सिर्फ केस को बढ़ाने के लिए या सामने वाले को परेशान करने के लिए, अपोनेंट को, नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आता है इंज्यूरिया साइन डेमनम। ये क्या होता है इसे भी हम समझेंगे। दोस्तों सिमिलर है, एक इंज्यूरिया साइन डेमनम, डेमनम साइन इंज्यूरिया, ये दोनों युक्ति हैं, शब्दों का इधर उधर फेर है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं इंज्यूरिया साइन डेमनम। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा लीगल एक्ट, इलीगल एक्ट, जिससे इंजरी सो कॉज टू द प्लांटिफ विदाउट सफरिंग एनी फिजिकल इंजरी या डैमेज। कोई लीगल इंजरी तो होती है उसे, लेकिन उससे कोई वास्तविक डैमेज नहीं होता है, एक्शनेबल होता है, हमारा वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ होता है, उसके बाद भी कोर्ट में हम जा सकते हैं और मांग कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए मैं वोट डालने के लिए जाता हूँ, वहाँ पे चुनाव अधिकारी मुझे वोट डालने से रोक देता है, मेरा एक वोट नहीं पड़ पाता है और मेरा प्रत्याशी जीत जाता है, तो मुझे वास्तविक नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिसे वोट देने जा रहा था वो तो जीत गया, लेकिन मेरे राइट को वायलेट किया गया। तो यहाँ पे ये होगा इंज्यूरिया साइन डेमनम। अब डेमनम साइन इंज्यूरिया को देख लेते हैं।
इसमें वास्तविक नुकसान तो होता है, लेकिन उसके लिए हम कोई लीगल डैमेज की मांग नहीं कर सकते हैं। कोई इलीगल वर्क नहीं होता। हमारे लीगल वर्क से अगर आपको कोई नुकसान भी होता है तो उसके लिए हम दायी नहीं हैं। ये डेमनम साइन इंजूरिया का है। इसको एक माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक विद्यालय चल रहा है, उसमें 200 बच्चे आ रहे हैं और उसी के बगल में एक विद्यालय मैंने भी खोल दिया। अब मेरे विद्यालय में 100 बच्चे वहाँ से चले आए, 100 बच्चे मेरे यहाँ चले आए, तो उनका वास्तविक नुकसान तो हुआ, क्योंकि 100 बच्चे मेरे यहाँ चले आए, उनके 100 बच्चों का नुकसान हुआ। लेकिन चूंकि मेरा जो वर्क है वो इलीगल नहीं है, मैंने लीगल वर्क किया है, अपना राइट है उसे किया है, तो यहाँ पे वो मैं उसके लिए दायी नहीं होऊंगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सबसे लास्ट में एक मैगजीम्स में बताया दे रहा हूँ आपको, इसके बाद अगली मैगजीम्स अगले वीडियो में। मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ जिससे आप लोग भी बोर ना हो। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट रिया, इसका जो अर्थ होता है, केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन अपराधी ना हो। दोस्तों आप एक कोई रास्ते में जा रहे हैं बाइक से, किसी को चोट लग जाती है तो आपका आशय नहीं होता है उसे चोट पहुंचाने का। लेकिन अगर आप बाइक से जा रहे हैं और आपका कोई दुश्मन सामने आता है और जानबूझकर आप उस पर बाइक चढ़ा देते हैं तो ये अपराध होगा। पहला एक्सीडेंट था जब आप जानबूझकर नहीं चढ़ाते हैं, गलती से लग जाती है, वो एक्सीडेंट है। और जब आप जानबूझकर चढ़ाते हैं तो ये अपराध है, इसे आपने आशयपूर्वक किया है। तो जब आपका मन अपराधी होगा तो आप अपराधी होंगे, कार्य कोई भी अपराधी नहीं होता है। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ।